हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ वापस कर देता हूँ कि स्ट्रिंग है वो इम्पोर्टेंट क्लास है। उसमें से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जरूर आना चाहिए, तो उसके जो मेथड्स हैं या और हैं तो उनको आप एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। चलिए आज की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था वो था हमारा एरे, जो हमने स्ट्रिंग के साथ पढ़ाने का था, लेकिन टाइम ज्यादा होने की वजह से अपन ने नहीं पढ़ा पाए। चलिए आज पढ़ते हैं अपन एरे के बारे में। एरे क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अपन उसके बात करते हैं। एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। किस टाइप का ग्रुप? सेम टाइप्स का। सेम डेटा टाइप का एक क्या है? ग्रुप है एलिमेंट्स का। सेम टाइप का मतलब जैसे अगर मैं इंटीजर टाइप का एरे लेता हूं तो उसमें सब जो जितने भी वैल्यूज होंगी वो सब किस टाइप की होंगी? इंटीजर टाइप की होंगी। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता हूं तो उसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी? स्ट्रिंग टाइप के एरे, स्ट्रिंग टाइप की होंगी। अगर इसी टाइप में किसी ऑब्जेक्ट्स का एरे लेता हूं तो वो ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे। ठीक है, मतलब सेम टाइप का मतलब सेम क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हीं का एक एरे अपन बना सकते हैं। तो एरे का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। किस टाइप का ग्रुप है? सेम टाइप्स। ठीक है। चलिए बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि क्या जो अपना एरे है वो किस टाइप की मेमोरी लेता है? जैसे अपन जावा के अंदर एरे क्रिएट करते हैं तो वो किस टाइप की मेमोरी लेता है? तो एक डायनेमिक टाइप की मेमोरी लेता है। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है जावा के अंदर। वो जो भी है वो अपना सब क्या है? एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। कोई भी एरे है, ठीक है, अपन ने जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ तो एरे क्रिएट किस टाइप से करते हैं कि सबसे पहले तो एक एरे अपना किस टाइप का है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर टाइप का एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? मेरा किस टाइप का एरे है। तब इंटीजर टाइप का एरे ले रहा हूँ तो सारे डाटा किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। फिर ठीक है, फिर है एरे का नाम। ठीक है, एरे का नाम मैंने ले लिया ARR। ठीक है, और ये क्या होता है? एरे का सिंटेक्स, किसी भी एरे को क्रिएट करने से पहले। अब अपन क्या कर सकते हैं? एक एरे, एक तो अपन एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हैं या फिर उस एरे में बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं। तो चलिए कुछ वैल्यूज के साथ अपन एरे क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे दूं, मैंने दे दिया 11, 13, 14, 15, 23, 34। इस टाइप से मैंने एरे को वैल्यू दे दी। इस एरे में मैंने कितनी वैल्यू दी? 6 वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आप 6 वैल्यू दोगे, इस एरे की जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो उस एरे की साइज के हिसाब से डायनेमिकली अलॉट हो जाएगी मेमोरी। ठीक है, इसलिए एरे क्या करता है? एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। चलिए, अब इस एरे की इंडेक्स हमेशा वो कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। मतलब एरे की अगर मैं पोजीशन जीरो पोजीशन पे देखूंगा तो कौन सा करेक्टर है? 11। वन पे क्या है? 13। टू पे इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो। चलिए अपन कुछ प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले मैं एरे की लेंथ प्रिंट कराता हूं। किस एरे की लेंथ कितनी है? चलिए, तो एरे की लेंथ किससे? आप एक लेंथ क्या है? एक कीवर्ड है जो एरे के अंदर, तो उससे आप इसके लेंथ प्रिंट करवा सकते हो। लेंथ क्या है? यहाँ पे एक मेथड नहीं है। आप देख रहे हो, मेथड होता तो उसके जैसे स्ट्रिंग में अंदर मेथड था तो मेथड के बाहर क्या आते हैं? ब्रैकेट्स आते हैं। लेकिन एरे में क्या है? एक फील्ड है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप उस एरे की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, जो अपनी यहाँ पे क्या आई? 6 आई। ठीक है, अब अगर मुझे एरे की, अगर मैं किसी पोजीशन पे प्रिंट कराना है, जैसे मैं चाहता हूं कि एरे की 2 नंबर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर्स है या कौन सा इंटीजर वैल्यू जो भी डाटा है वो कौन सा है, तो 2 पे मैं प्रिंट कराता हूं तो 14। 14 2 पे कैसे आया? क्योंकि जीरो पे क्या था? 11, वन पे क्या था? 13। ठीक है, तो 2 पे क्या था? 14। ठीक है, मैंने एरे को आपको, जैसे मुझे अगर पूरे एरे को ही प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, व्हाइल लूप यूज कर सकते हो, फॉर ईच यूज कर सकते हो। चलिए अपन फॉर ईच के थ्रू करते हैं। किसी भी एरे को या जो कलेक्शन क्लासेज अपन आगे पढ़ेंगे उनको इटरेट करने का सबसे बेहतर तरीका है फॉर ईच लूप। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल दे दीजिए, वो किस टाइप का होगा? इंटीजर। जिस टाइप का आपका एरे है, कोलन और उस एरे का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट करा देता तो मेरे क्या होंगे? सारे एरे प्रिंट हो जाएंगे। फॉर इच लूप कैसे काम करता है? उस एरे को ट्रेवर्स करता है 1 बाय 1। ठीक है, और किस में अलॉट करता जाता है? ए के अंदर उसकी वैल्यू। सबसे पहले ये AR जीरो पोजिशन पे जो वैल्यू है वो उसको ए को देगा, ए प्रिंट कर देगा, फिर वन वाली को देगा और वन को प्रिंट कर देगा। चलिए प्रिंट कराते हैं। तो अपने क्या है? सारे डाटा प्रिंट हो गए, 11, 13, 14, 15, 23, 34। ठीक है, तो अपन इस टाइप से क्या है? एक एरे को ले सकते हैं और उस एरे को इटरेट कर सकते हैं।
चलिए अगर मुझे किसी फिक्स साइज के साथ एरे क्रिएट करना हो और उसको बाद में डाटा अलॉट करना हो, तो जैसे मुझे इनपुट से डाटा लेना हो, या तो उस केस में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? चलिए मैं एक यही एरे लेता हूं। तो एम्प्टी एरे क्रिएट करने का क्या है, मैं किस टाइप का एरे क्रिएट कर रहा हूँ? इंटीजर टाइप का, जिसकी साइज मैंने क्या दे दी? 5 दे दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? 5 एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी साइज क्या दे दी? 5 दे दी। अब अगर मैं जीरो इंडेक्स पे कोई डाटा सेव करता हूं इसके, ठीक है, ARR जीरो इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? 12 कर दिया। तो जीरो पे क्या आ गया डाटा? 12। चलिए सेम मैं वापस से इसको प्रिंट कराता हूं। अभी इस एरे में कितने डाटा है? इस एरे की साइज तो 5 है, लेकिन डाटा क्या है? ओनली सिंगल डाटा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा? क्या सारे डाटा प्रिंट होंगे या ओनली 12 प्रिंट होगा? चलिए देखते हैं। जैसे ही मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो एरे के जीरो पोजीशन पे जो डाटा है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, फिर वो वन पोजीशन पे देखेगा। कहां तक? 5 तक, जीरो से 4। ठीक है, तो उस पोजीशन पे उसको डाटा नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर एरे को आपने जैसे साइज मैंने 5 दिया तो उसने मेमोरी एलोकेट तो 5 के लिए कर दी। ठीक है, तो उसमें डाटा क्या रखा उसने? इंटीजर क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या वैल्यू रखता है? जीरो। तो उसने क्या रखा? जीरो रखा सभी में। मैंने जीरो पोर्शन पे तो 12 असाइन कर दिया, लेकिन बाकी पे मैंने असाइन नहीं किया। तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट क्या कर लेता है? जीरो वैल्यू। उस एरे में उस, क्योंकि मेमोरी एलोकेट होगी 5 के लिए एलोट होगी, तो वहां पे उसमें उसने क्या रखा? बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का एरे था। क्लियर है ये चीज? आप इस टाइप से इसको असाइन कर सकते हो। मैं एरे की वन पोजीशन पे कोई डाटा दे सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने 23 दे दिया, इस टाइप से आप इसको दे सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं एरे पे 5 पे दूंगा, ठीक है, चलिए एरे पे 5 पे दिया मैंने डाटा, अब क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया? अपना एक्सेप्शंस आ गई, जिसको अपन आगे भी पढ़ेंगे। क्या आ गई? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब ये एरे क्या गया? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब ये एरे आउट ऑफ बाउंड चला गया, क्योंकि इसकी साइज क्या थी? 5 थी, लेकिन ये मैंने एरर 5 किया। इसका मतलब मैं 6 कैरेक्टर को डाटा देना चाह रहा हूं, जबकि 6 को मेमोरी एलोकेट ही नहीं है। तो एरे क्या हो गया? आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, कि इसकी लेंथ क्या है? 5 है, और आप उसके लेंथ के बाहर चले गए, तो क्या आता है? अपना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शंस के बारे में अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्लियर है? आप एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, कैसे आप एरे क्रिएट कर सकते हो, आप कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग टाइप का एरे भी ले सकते हो। जैसे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एरे भी ले लेता हूं। मैंने कुछ मैं वैल्यूज ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे जो मैंने एरे को ट्रेवर्स किया, तो यहाँ पे क्या है? ARR है, वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का, जबकि मैंने यहाँ पे डाटा टाइप क्या ले रखा है? इंटीजर। तो अब मुझे स्ट्रिंग टाइप का लूंगा तो मैं ये क्या करेगा? मुझे उसको ट्रेवर्स कर देगा। तो आप इस टाइप से स्ट्रिंग टाइप का एरे भी ले सकते हो। आपका कैरेक्टर टाइप का एरे हो सकता है, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, किसी भी टाइप का एरे, या किसी ऑब्जेक्ट्स का भी एरे हो सकता है। ठीक है, मुझे जैसे मान लो एक स्टूडेंट क्लास है, उसमें स्टूडेंट का आईडी नेम मैं रख रहा हूं। ठीक है, उस स्टूडेंट हो सकता है एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हों, तो उस एरे के अंदर कितने होंगे? 30 ऑब्जेक्ट होंगे, किसके? स्टूडेंट क्लास के। उसके बारे में भी अपन आगे डिटेल में और बात करेंगे, जब अपन दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट अपन पास करेंगे, या ऑब्जेक्ट को अपन किसी डाटा में, लिस्ट वगैरह में, उनमें स्टोर करेंगे, तब अपन उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना जो एरे है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट टाइप का भी हो सकता है, किसी भी डाटा टाइप का भी एरे हो सकता है। ठीक है, ये अपन बात कर ली सिंगल डायमेंशनल एरे की। जब अपना वन डायमेंशनल एरे हो, ठीक है, अगर अपन एरे लेते हैं और वो एरे मल्टी डायमेंशनल हो, तो अपन कैसे लेंगे उसमें? हाँ, दूसरी चीज ये है कि जब आप एरे डिक्लेयर करते हो, चलिए मैं पहले वो बताता हूँ। तो आप एरे के बाद ये सिंटेक्स लगाते हो। ठीक है, तो ये आप कहाँ लगा सकते हो? डाटा टाइप के बाद भी लगा सकते हो और एरे के बाद भी लगा सकते हो, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जबकि सजेस्ट ये किया जाता है कि जब भी आप डाटा टाइप लो, उसके बाद ये आप एरे का साइन लगाओ, जिससे क्या होगा? उसको मतलब क्लियर रहता है कि ये किस टाइप का एरे है। ठीक है, तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं या यहाँ पे लगाए। अब चलिए मल्टीपल डायमेंशनल एरे की बात कर रहे थे। तो मल्टीपल डायमेंशन मतलब रो और कॉलम, मतलब
2D एरे एक तरह से आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, मुझे 2D एरे लेना है कोई भी। चलिए, ये एरे है मेरा सिंगल डायमेंशनल। इसके अंदर क्या होगा, एक और एरे होगा। उसके अंदर जैसे मैं 3 एरे ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3x3 का एरे लिया है। ठीक है, 3x3 का मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। किसमें, एक मल्टी डायमेंशनल एरे में। तो इसकी साइज क्या होगी, 3x3 की। तो इसको क्या हो गया, एक नो जो मेरे बने इंटीजर टाइप के, तो उनको मेमोरी एलोकेट डायनेमिकली होगी कि नो डाटा है इसमें, तो उनको इंटीजर टाइप के, तो उनको मेमोरी एलोकेट होगी। तो यहाँ पे रो कितनी है मेरी, एक रो, 2 रो। जैसे मैं चलो 3x4 ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। मैं 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। ठीक है, ये मैंने डाटा ले लिया। तो अब इसमें क्या है, रो मेरी कितनी होंगी, 3, क्योंकि ये क्या है आपका, हर एक रो को रिप्रेजेंट करता है। 2D में ये क्या है, हर एक रो को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, वो 4, वो रिप्रेजेंट करता है। तो अपन जब भी अपन 2D एरे लेते हैं, ठीक है, तो अपन एक तो एरे इस टाइप से अपन डाटा दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था कि इंट ARR2 लिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट, मैंने ले लिया 2x2 का। ठीक है, एक 2 डायमेंशनल एरे ले लिया। अब इसको आप डाटा कैसे प्रोवाइड करवा सकते हो, ARR2 इक्वल टू, जैसे मैंने 1 ले लिया, किस पोजीशन पे, सबसे पहली पोजीशन मेरी क्या होगी, 0 रो 0 कॉलम। ठीक है, आपने अगर एरे के 2D डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा, तो सबसे जो लेफ्ट कॉर्नर में जो सबसे है वो 0 0 होता है, और जो लास्ट में जो नीचे राइट कॉर्नर में है, वो अपना जो जैसे 2x2 का मैंने एरे लिया है, तो वो 2 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे में क्या है कि जैसे मैंने एरर 0 0 लिया, तो इसकी फर्स्ट जो पोजिशन है उस पर क्या असाइन हो गया, 1 असाइन हो गया। जैसे अपन ने यहाँ पे 1 असाइन किया, तो वो भी क्या है, 0 कॉलम 0 रो पे है। चलिए मैं एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए क्या एक लूप से अपन काम चला सकते हैं, नहीं, अपने को लूप भी क्या करने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं लूप लेता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, जैसे मेरी 3 रो है, आई प्लस प्लस। रो और कॉलम्स को मैं डायनेमिक भी बताऊंगा आपको। तो ये मेरा लूप किसके लिए चला, रो के लिए। फिर एक कॉलम्स के लिए मुझे एक लूप और चलाना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने लगा दिया इंट जे इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जे लेस देन, ठीक है, 4 एंड जे प्लस प्लस। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया, सिस आउट ARR ऑफ आई कोमा जे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या होगा, आई 0 होगा। 0 के लिए अपना लूप, ये अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो 0 1 के लिए, फिर 0 2 के लिए, फिर 0 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 0 2 और 0 3। ठीक है, इस टाइप से अपना लूप चलेगा। मैं चाहता हूं कि लूप जैसे ही खत्म हो, वो एक नई लाइन में आ जाए। तो इसके लिए मैंने लूप खत्म होते ही न्यू लाइन लगा दिया। चलो अभी एक बार इसको आउटपुट देखते हैं, फिर अपन बात करते हैं। ओह सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या न्यू लाइन लगा रखा था, तो वो सारा डाटा किस में चला गया, न्यू लाइन में चला गया। अभी यहाँ पे जो डाटा आएगा वो एकदम मिक्स में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एरे कैसे काम करता है। चलिए ठीक है, एक काम और करते हैं, इसके आगे क्या कर देते हैं, /t लगा देते हैं। /t किसका काम करता है, एक टैब दे देगा। ये प्रिंट करेगा पहले, सबसे पहले इसकी डाटा को, और फिर क्या करेगा, एक टैब का स्पेस दे देगा। आप यहाँ पे एक स्पेस दे सकते थे, लेकिन मैंने /t लगा दिया, तो एक टैब का स्पेस दे देगा। या आप /n किसके लिए यूज करते हो, न्यू लाइन के लिए। तो चलिए अब अपन आउटपुट देखते हैं। अब अपना आउटपुट आया, तो उसमें क्या हुआ, अपने 3 रो 4 कॉलम। तो ये जो 1 है, ये किस पोजीशन पे है, 0 0 पे। ये किस पोजीशन पे, 0 1 रो। इसमें क्या है, हमेशा पहली रो क्या है, 0 रो है, कॉलम अपना 0 1 2 3 चलता रहेगा। तो ये किस पोजीशन पे, 0 3 पे। ठीक है, इसी टाइप से ये अपनी 1 कॉलम है, ये अपना 1 रो है, ये अपनी 2 रो है। 2 रो के अंदर यहाँ पे ये क्या कॉलम है, 3 कॉलम है, 2 कॉलम 3 रो, जो 2 रो 3 कॉलम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर आपको 2D एरे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, 1 2 3 3 4 5 6 4, जो अपन लिया था, 7 8 9 5, जो थर्ड रो थी अपनी। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 2D रो प्रिंट कराने के लिए इसको इस टाइप से यूज कर रहे हैं। अब
अगर मुझे इसको इसे लेंथ तक प्रिंट कराना है कि मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या हो सकती है, हो सकता है मैं यहाँ पे डायनेमिक एरे ले रहा होता तो उसमें मुझे लेंथ और कॉलम नहीं पता, तो आप लूप कैसे चलाओगे? आप यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड दे रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, एरे की लेंथ तक। अब इस एरे की लेंथ क्या होगी, जितनी रो होंगी, जैसे अभी इसकी लेंथ क्या है, 3 है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम मुझे यहाँ पे पता है कि बाय डिफॉल्ट 4 हैं, लेकिन अगर मैं डायनेमिक एरे लेता, कहीं से इनपुट से लेता या कुछ भी डाटा लेता, या मेरे पास किसी डाटाबेस से कोई डाटा आ रहा है, उसमें मुझे नहीं पता कितने कॉलम आ सकते हैं, मे भी हो सकता है उसके अंदर 10 कॉलम हो, 15 कॉलम हो, ठीक है, तो उस केस में उसकी लेंथ कैसे निकालें, कॉलम्स की लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरे पास एरे आया, ठीक है, आई इक्वल टू 0 पे, तो मेरे पास जो पहला एरे आया, अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं, अब इसके अंदर की जो लेंथ निकाल लूं तो कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एरे आ रहा है मेरा, किस टाइप का, जो आई एरे, आई का मतलब जो रो है, उस रो की अगर मैं लेंथ निकाल लूंगा तो वो क्या बन जाएगी, मेरे कॉलम्स बन जाएंगी। यहाँ पे तो मैं एरे की लेंथ निकाल रहा हूं, तो जो क्या दे रहा है मुझे, उस कि उसमें कितनी रो हैं, और यहाँ पे मैं जो एरे ले रहा हूं, जिस रो को ले रहा हूं, उस रो के अंदर कितने कॉलम हो, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए रन करके देखते हैं क्या अपना आउटपुट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि हम रो के लिए क्या करते हैं, उस एरे की लेंथ को लेते हैं, और कॉलम के लिए उस एरे में जो रो अपन ने ली है, अगर मेरी फर्स्ट रो ली है उसमें 4 कॉलम है, हो सकता है सेकंड रो में 3 ही कॉलम होते, तो उसकी जो एयर ऑफ 1 की लेंथ आती है वो कितनी आती, 3 आती है, जिसको अपन जैक डायरे भी बोल सकते हैं। जैक डायरे में क्या होता है कि अपना फिक्स नहीं रहता कि किसी रो के अंदर अपने 3 कॉलम है, किसी के अंदर 4 कॉलम है, तो उस टाइप से उसकी भी लेंथ अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को ये एरे? यहाँ पे अपन एरे में जो अपना 1D है 2D है, वो दोनों एरे आपको क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। अब ये जो एरे है, अपन एक एरे और भी लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट अपना आता है, ये कहां से लेते हैं अपन, मैंने पहले बताया था आपको कहां से लेते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का एरे जो कहां से लेते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो इस एरे को अपन कैसे ले सकते हैं, नॉर्मली अगर मैं कमांड लाइन यूज करता तो मैं वहां से कमांड लाइन से, मैंने बोला था आपको, आप जब जावा सी करके आप कंपाइल कर देते हो, फिर जावा स्लैश क्लास का स्पेस क्लास का नाम देते हो, उसके बाद आप पैरामीटर जो पास करते हो उनको स्ट्रिंग टाइप के एरे में ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इक्लिप्स में कैसे ले सकता हूँ इसको, चलिए वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सिस आउट ए आर डॉट लेंथ, मैं एरे की लेंथ प्रिंट कराता हूं यहाँ पे। तो अभी अगर मैं एरे की लेंथ प्रिंट कराऊं तो कितनी आएगी, 0 है, क्योंकि इस एरे में कोई डाटा नहीं है। लेकिन जब आप इसको रन करते हो तो आप रन एज जावा एप्लीकेशन करते हो, ठीक है। मैं इसमें क्या, एक कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो, मैं रन कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। मैंने पास कर दिया द डेवलपर गुरु। तो ये जो आर्ग्यूमेंट में अपन जो भी पास कर रहे हैं वो किससे स्प्लिट हो रहा है, स्पेस से स्प्लिट हो रहा है, किससे, स्पेस से। चलिए मैं अप्लाई करके रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो अब इसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसकी लेंथ कितनी आ गई, 3। चलिए मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, स्ट्रिंग ए कोलन ए आर, ठीक है। मैंने ए को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो जो मैंने कमांड लाइन से जो भी डाटा दिए थे वो मैंने क्या दिए थे, दैट डेवलपर गुरु। तो कमांड लाइन से भी आप जो भी डाटा पास करते हो, जब रन करते हो, रन टाइम पे ये क्या करता है, उन कमांड लाइन से डाटा लेता है, तो ये एरे वहां से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से डाटा को रीड करने का काम करता है। क्लियर है ये? एरे में अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट है तो आप पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एरे। अब अपन बात करते हैं जावा के अंदर जो एसएस स्पेसिफायर अपने बचे हुए थे, ठीक है, मैंने उनके, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास से अपन उप्स के बारे में बात करेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट जो अपना एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको एसएस स्पेसिफायर के बारे में पता हो। यहाँ पे जो पब्लिक लिखा है, ये पब्लिक लिखा है, ये सब क्या है, एसएस स्पेसिफायर है, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास ले रखी है, इसके अंदर मेरे पास कितने टाइप के सॉरी एसेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट होता है अपने पास, ठीक है, सेकंड पब्लिक होता है, ठीक है, थर्ड डिफॉल्ट होता है, और फोर्थ प्रोटेक्टेड होता है। ये 4 टाइप के एसेस स्पेसिफायर अपने पास जो अपने जावा में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो
सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइवेट का। तो प्राइवेट का जो स्कोप है वो किस टाइप का स्कोप है? क्लास लेवल का। मतलब अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल लिया या मेथड दिया तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर काम करेगा, वो दूसरी क्लास के अंदर काम नहीं करेगा। मतलब उसका स्कोप क्या हो गया? वो क्लास स्पेसिफिक हो गया, उस क्लास के बाहर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, पब्लिक है। ठीक है, ये सारे पैकेजेस में काम, मतलब दूसरी क्लास में भी यूज हो सकता है, दूसरे पैकेजेस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक पैकेज है com.developer.guru, यहाँ पे एक और पैकेज होता। ठीक है, उसमें अगर कोई पब्लिक वेरिएबल है तो उसको भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता था। मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको सारा कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है? ऑल पैकेजेस, मतलब इसका स्कोप क्या है? हर जगह से ये एक्सेस हो सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एक तो क्या है कि अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने इंट ए लिखा तो उसके पहले अगर मैंने पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा तो वो उसमें डिफॉल्ट एसेस स्पेसिफायर यूज करता है। ठीक है, और दूसरा इसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप होता है पैकेजेस का। मतलब सेम पैकेज की सारी क्लासेज में, जैसे मैंने com.developer.guru बना रखा है, एक पैकेज है, इसके अंदर जितनी भी क्लासेज हैं उन सब के अंदर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फोर्थ वन है अपना प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या करता है? सेम पैकेज की सारी क्लासेज में डिफाइन है, ये मतलब किसकी तरह? डिफॉल्ट की तरह काम करता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये क्या करता है? पब्लिक की तरह भी बिहेव करता है। किस कंडीशन में? अगर ये क्या है इसका, वैसे तो पैकेज स्पेसिफिक है, सेम पैकेज की सारी क्लासेज में, लेकिन पब्लिक की तरह कब काम करेगा? जब दूसरे पैकेज की, ध्यान से सुनना इस बात को, जब दूसरे पैकेज की कोई भी क्लास है वो इसकी सब क्लास हो। जो अपना पैकेज है उसकी कोई भी सुपर क्लास जैसे मैंने दूसरे पैकेज में ले रखी है, उसके अंदर मैंने कोई प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लिया और मैंने यहाँ पे इसकी अगर सब क्लास बना ली तो मैं दूसरे पैकेज के वेरिएबल को भी यूज कर सकता हूं। मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं? दूसरे जो पैकेज है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं किसको? प्रोटेक्टेड, जब वो दूसरे पैकेज की क्लास इसकी सुपर क्लास हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी, एक डायग्राम भी बनाया, मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पैकेज लिया abc.com और एक पैकेज लिया मैंने xyz.com। दो पैकेजेज हैं। इस पैकेज में मेरे पास दो क्लास हैं, क्लास ए क्लास बी, और इस पैकेज में मेरे पास एक क्लास है सी। अब क्लास बी के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल ले रहा हूं, अगर वो वेरिएबल मेरा प्राइवेट है, ठीक है, तो उसको दूसरी क्लास सेम पैकेज की भी और दूसरे पैकेज की भी दोनों क्या नहीं कर सकती? उसको एक्सेस नहीं कर सकती। मतलब इसका स्कोप क्या हो गया मेरा? सिर्फ इस क्लास बी के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। मैं एक पैकेज और क्रिएट कर लेता हूं, न्यू पैकेज। ठीक है, मैंने कर लिया com डॉट एक्सेस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, यहां पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूं, प्राइवेट टेक्स्ट। ठीक है, और इस पैकेज के अंदर भी मैं एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूं, एक्सेस टेस्ट। ओके, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं सेम पैकेज में। सेम पैकेज में क्योंकि एक्सेस टेस्ट क्या है मेरी? com.developer.guru में ही है। यहां पे मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल लिया, प्राइवेट इंट a इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या प्राइवेट जो मेरी फर्स्ट क्लास है इसके अंदर मैं, जैसे आप किसी भी वेरिएबल है, कोई भी क्लास का वेरिएबल है, ये मेरा क्या है? एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इसको मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेस टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू। मैंने क्या किया? उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? नाम से ए ओबीजे डॉट, उस क्लास में क्या, किस नाम से वेरिएबल लिया था मैंने? ए नाम से एक वेरिएबल लिया था। ठीक है, तो मैं जब उसको एक्सेस करने जाऊंगा, सॉरी, ठीक है, तो जब मैं उसको एक्सेस करने जाऊंगा तो ये मुझे नहीं करने देगा। ये क्या कह रहा है? द फील्ड एक्सेस टेस्ट डॉट ए इज नॉट विजिबल। मतलब वो क्या है? इस क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने प्राइवेट वेरिएबल लिया इसको मैं सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं। किसमें? एक्सेस टेस्ट में ओनली। मैं दूसरी क्लास में, सेम पैकेज की दूसरी क्लास है मेरी, माई फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं उसमें यूज नहीं कर पा रहा उसको। क्लियर है? तो दूसरे पैकेज में तो होने
होगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने जब सेम पैकेज की दूसरी क्लासेज में एक्सेस नहीं हो रहा तो दूसरे पैकेज में तो होने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो क्लियर है। प्राइवेट प्राइवेट क्या होता है, सिर्फ उस क्लास स्पेसिफिक होता है, वो दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होता। सेकंड थिंग है पब्लिक। चलिए इसको अगर मैं पब्लिक कर देता, पब्लिक इंट ए, ठीक है, तो ये क्या यहां पे एक्सेस हो जाता। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूं आपको। ए ओबीजे डॉट ए, ठीक है, मैं क्या करा रहा हूं, उस क्लास के उस ए वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूं। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन कैसे लग गया, ठीक है। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब मैं माई फर्स्ट क्लास में किसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस टेस्ट का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको एक्सेस कर रहा हूँ। वो कब कर पा रहा हूँ, जब ये क्या है, मेरा पब्लिक है। ठीक है, ये तो हो गई अपने सेम पैकेज की बात। और ये पब्लिक अगर प्राइवेट टेस्ट में भी होता, जैसे मैंने यहाँ पे बी ले लेता हूं मैं, ठीक है, प्राइवेट टेस्ट में। अब मैं प्राइवेट टेस्ट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, प्राइवेट टेस्ट बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू प्राइवेट टेस्ट। ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। अपन के बारे में बात करेंगे, अपन कैसे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ पी ओबीजे डॉट बी। ठीक है, ये पीओबीजी क्या है, प्राइवेट टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो किस पैकेज में, दूसरे पैकेज में, जो कॉम डॉट एस एस डॉट टेस्ट है। ठीक है, तो प्राइवेट टेस्ट को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसके पैकेज, क्योंकि सेम पैकेज में नहीं है ना वो, तो दूसरे पैकेज में, तो मुझे उसके पैकेज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं रन करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 टाइम 10 आ गए, मतलब ये भी एक्सेस हो गया और ये भी एक्सेस हो गया। ठीक है, तो पब्लिक की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम क्लास और सेम पैकेज की दूसरी क्लास और दूसरे पैकेज की क्लास, मतलब हर क्लास से क्या हो सकता है, वो अपना पब्लिक होगा तो वो एक्सेस हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं अपन, डिफॉल्ट की। यहां पे जो मैंने इंट ए लिया, मैं इसको अगर मैं डिफॉल्ट नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया तो क्या हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, प्राइवेट टेस्ट वाले को भी मैं क्या कर लेता हूं, डिफॉल्ट ले लेता हूं। तो इस प्रोग्राम में मेरे क्या आ गई, एरर आ गई। एरर किस में आई, प्राइवेट टेस्ट में। क्या कि बी, द फील्ड प्राइवेट टेस्ट बी इज नॉट विजिबल। प्राइवेट टेस्ट क्या है, दूसरे पैकेज में, जबकि एक्सेस टेस्ट क्या है, सेम पैकेज में। ठीक है, तो डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम पैकेज की सारी क्लासेज में एक्सेस हो सकता है, लेकिन दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो अपना प्राइवेट टेस्ट था, ये क्या थी, दूसरे पैकेज में थी। ये किस में थी, कॉम डॉट एस एस डॉट टेस्ट में थी, इसलिए इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं। यहाँ पे एरर दे रहा है मेरे को, ठीक है, कि ये इसको बी नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं मिल रहा है, जबकि ये पब्लिक था तो मिल रहा था। तो डिफॉल्ट क्या करता है, सेम पैकेज की सारी क्लासेस में काम करता है। ठीक है, तो 3 का क्लियर है। नॉर्मली सबको क्या डाउट रहता है प्रोटेक्टेड में, अपन उसकी बात करेंगे। प्राइवेट क्या है, क्लास स्पेसिफिक है, पब्लिक है, वो सभी जगह है। डिफॉल्ट है, पैकेज स्पेसिफिक है। आप प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या करता है, जैसे मैं सेम पैकेज में ले लू, ये मेरी क्लास क्या है, सेम में है। ठीक है, और ये क्या है, दूसरे में है। ये जो मैं वेरिएबल के साथ कर रहा हूं, ये सेम चीज अपन मेथड के साथ भी कर सकते हैं, कि मेथड भी अपना प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट सब हो सकता है। यहां पे भी अपन क्या देख रहे हैं, कि जो ए है वो एक्सेसिबल है, लेकिन बी क्या है, एक्सेसिबल नहीं है। मतलब ये क्या है, डिफॉल्ट की तरह सेम काम कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये डिफॉल्ट की तरह सेम काम करता है। सेम पैकेज की सारी क्लासेज में एक्सेसिबल रहता है, लेकिन दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेसिबल नहीं रहता। ये एक कंडीशन है कि ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है कब, जब वो उसकी किस केस में, इनहेरिटेंस के केस में, जब अपन जो पैकेज में ले रहे हैं। जैसे मैं आपको चलो प्रैक्टिकल के थ्रू बताता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूं, जो मेरा ये क्लास, इसमें मैंने लिया एक सुपर क्लास। ठीक है, मैंने एक सुपर क्लास लिया, इसमें मैंने क्या लिया, प्रोटेक्टेड इंट ए इक्वल टू 12। ठीक है, दूसरे पैकेज में मैंने क्या लिया, एक क्लास और ली, सब क्लास। ठीक है, अब ये सब क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड क्या करता है, कि सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, ये एक क्या हो गया, अपना
इनहेरिटेंस का पार्ट हो गया, जिस बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है और अपन किसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करने का मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, उसके वेरिएबल्स, उसके मेथड्स, वो क्या आ गया, अब सब क्लास में आ गए। ठीक है, उसके जो भी वेरिएबल्स थे, मैंने एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 12, तो वो a कहाँ पे अवेलेबल है, अब वो a यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कैसे पता, चलिए देखते हैं। मैं एक डिस्प्ले मेथड बनाता हूं मैं। ठीक है, उसमें मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, a को प्रिंट करा रहा हूं, जो कि मैंने a यहाँ पे तो कहीं लिया ही नहीं था। ठीक है, ये a कौन सा a है, ये सुपर क्लास का वेरिएबल है a, क्योंकि सब क्लास में मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करते ही यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे अपने को दिख नहीं रही, लेकिन ये किस टाइप से बिहेव करेगा, एक्सटेंड का मतलब है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हो गई। ये इस टाइप से यहाँ पे हिडन में है एक तरह से। ठीक है, एक्सटेंड करने मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लास में आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेरा सुपर क्लास का जो वेरिएबल था वो क्या था, प्रोटेक्टेड था, और वो किस पैकेज में था, com.sh टेस्ट में था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या डेवलपर गुरु में एक पैकेज बनाया, वो क्लास बनाई सब क्लास, उसमें मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो क्या अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं, चलिए देखते हैं। सब क्लास एस इक्वल टू न्यू, सब क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एस डॉट डिस्प्ले किया मैंने। ठीक है, एच डॉट डिस्प्ले किया, कोई एरर नहीं है। मैं चलिए मैं प्रिंट करा के देख लेता हूं। ठीक है, तो उस केस में क्या प्रिंट हो गया 12, जबकि 12 था कहां पे, ये अपना सुपर क्लास में, मतलब ये प्रोटेक्टेड था लेकिन दूसरे पैकेज में था। तो दूसरे पैकेज का वेरिएबल कब काम कर सकता है, जब वो पैकेज जो दूसरा पैकेज का जो क्लास है वो यहां से जो अपनी सब क्लास ले रखी है इसकी सुपर क्लास हो। ठीक है, जिस पैकेज में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, दूसरे पैकेज की जो भी क्लास है उसकी सब क्लास मेरे पैकेज में हो। ठीक है, उस केस में प्रोटेक्टेड भी अपना एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड भी क्या है, पब्लिक की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए, सिर्फ इस क्लास के लिए। वैसे देखा जाए तो ये सेम पैकेज का ही हो गया। क्यों, क्योंकि जो सब क्लास है वो तो मेरे पैकेज में है, और मैंने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये पैकेज स्पेसिफिक ही है। ठीक है, क्योंकि सब क्लास से एक्सेस कर रहे हो, सब क्लास तो मेरी पैकेज में है ना, मैंने सिर्फ दूसरे पैकेज की क्लास को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने वाले उसकी सारी प्रॉपर्टीज मेरे यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये पैकेज स्पेसिफिक ही है, लेकिन इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे पैकेज के प्रोटेक्टेड वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है। यहाँ पे अपने पास 4 ऐसे स्पेसिफायर है, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट में मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी इश्यू नहीं होगा। प्रोटेक्टेड में मैंने बता दिया कि किस केस में वो डिफॉल्ट की तरह बिहेव करेगा और किस केस में वो पब्लिक की तरह बिहेव करेगा। तो आई थिंक मैंने सारा कवर किया है। ठीक है, तो आज अपना जो एरे थे 1D 2D उस टाइप से आप एरे पर प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा अपने जो एसएस स्पेसिफायर है वो भी आगे चल के बहुत यूजफुल होंगे, कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपनी पब्लिक वगैरह जो मेन मेथड बनाते हैं वो अपन पब्लिक क्यों लेते हैं, या क्लास अपनी पब्लिक क्यों हो सकती है। तो क्या कोई क्लास आपकी प्राइवेट हो सकती है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है। नहीं, आपकी कोई भी क्लास आपकी प्राइवेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेरी क्लास क्या है, प्राइवेट का क्या है, क्लास स्पेसिफिक है। अगर मैं इस क्लास को प्राइवेट ले लूंगा तो ये बाहर किसी को एक्सेस ही नहीं होगी, तो उस क्लास का मतलब क्या हुआ। हाँ, इनर क्लास आपकी प्राइवेट हो सकती है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि क्लास के अंदर भी क्लास हो सकती है जिसको हम इनर क्लास बोलते हैं, वो आपकी प्राइवेट हो सकती है। तो वो क्या है, उसका मतलब क्या होगा, अगर वो मेरे पास यहाँ पे एक इनर क्लास होती तो वो क्लास क्या है, मैं इस क्लास के अंदर यूज कर सकता था सेम क्लास में, लेकिन आपकी जो मेन क्लास है वो कभी भी आपकी प्राइवेट नहीं हो सकती। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं, काफी लंबा खिंच गया वीडियो भी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जैसे भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स।